दोस्तों, पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे मशहूर फिल्म राइटर सलीम खान से। आज वही सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। सलीम साहब, हिंदुस्तान की तारीख की बहुत बड़ी हिट शोले एक अब तक की बहुत कंप्लीट फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म के बारे में कुछ बताइएगा हमें कि वैसे तो ये कि वेस्टर्न फिल्म के कॉन्सेप्ट को लेके बनाई गई थी। जो लोग लिखते हैं या जो लोग कुछ फिल्मों में काम करते हैं, इसको बहुत कहीं ना कहीं एक मायूब बात समझते हैं कि हम क्यों कहें कि हमने यहाँ से लिया। द होल वर्ल्ड इज इन्फ्लुएंस विथ ईच अदर। आर्ट में भी इन्फ्लुएंस है। हम जो पहने हैं, हम जो बात कर रहे हैं, ये भी हमारी बनाई हुई ज़बान नहीं है, हमारे डिज़ाइन किए हुए कपड़े नहीं हैं। तो वी आर इन्फ्लुएंस्ड, वी आर इन्फ्लुएंस्ड। हमारे ऊपर हज़ारों से इन्फ्लुएंसेस हैं। व्हाट वी आर इज द पर्सनैलिटी विच हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड। तो शोले में भी बहुत सी फिल्मों का इन्फ्लुएंस था। बहुत सी फिल्मों, मैग्निफिसेंट सेवन, वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट वगैरह वगैरह, कुछ फिल्मों के इधर उधर से अच्छे सीन्स भी लिए थे। बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि यू क्रिएट अ फिल्म टेकिंग ऑल दीज थिंग्स, द फोर्सेस, वी आर टेकन द फोर्सेस। एंड आप ये भी नहीं कह सकते कि उसमें कंप्लीट किसी फिल्म की कॉपी है। आप ये भी नहीं कह सकते उसके अंदर के नहीं ये जो है, ये फिल्म जो है टोटली ओरिजिनल है। बट मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा काम करना, कहीं से एक अच्छा काम उठाना, उसको पिकअप करना, उसमें थोड़ा सा चेंज करके उसको डिफरेंट कर देना, दैट इज़ द आर्ट। यू कैन नॉट रेडिकली चेंज एनीथिंग, वो तो पॉसिबल नहीं है। एंड एक अच्छी बात है बच्चन साहब के फादर ने कही थी, वो आई वुड लाइक टू रिपीट इट, ओनली अ फूल कुड बी एब्सोल्युटली ओरिजिनल। बाकी अच्छा तो हाँ। और ओरिजिनलिटी, फिर उसके बाद अगर दूसरा एक और सेंटेंस है कि व्हाट इज़ ओरिजिनलिटी, द आर्ट ऑफ कंसीलिंग द सोर्स। अगर आपको सोर्स नहीं मालूम है तो ओरिजिनल है, और अगर आपको सोर्स मालूम है तो हाँ ये शेर यहाँ से लिया है, ये कहानी यहाँ से ली है, और हैं ही कुछ 14 प्लॉट, तो उसमें घूम फिर के तो आते रहेंगे। अपने काम को भी नाकारने में उनको कोई तकलीफ नहीं होती थी। अगर ठीक नहीं लगता तो जैसे एडिटिंग में कुछ है, निकाल के फेंक दीजिए। फिल्म इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी सीन और एनी लाइन और एनीथिंग। एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो वी हैव बीन क्वाइट क्लोज, और वो काफ़ी दिलचस्प आदमी हैं। उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बहुत कमाल। आपकी फिल्मों में आपकी सबसे कौन सी फेवरेट फिल्म कौन सी रही? The films which has given me the job satisfaction together and otherwise, एक जंजीर है, एक दीवार है, एक शोले है, त्रिशूल है, शक्ति है, और नाम, जो मैंने इंडिविजुअली लिखी थी अलग, पार्टनरशिप टूटने के बाद। दीज आर द फिल्म्स विच हैव गिवन मी जॉब सेटिस्फैक्शन, के लिख के अच्छा लगा, कि मज़ा आया। और ये कोई देख रहा हो ये फिल्म, या किसी को दिखाने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, या कोई सेकंड जनरेशन, कोई ग्रैंड चिल्ड्रन देखेंगे तो आई वोंट माइंड, आई विल नॉट बी एम्बैरेस्ड। जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया था? जिस अंदाज में तुमने मुझसे इंटरकॉम पर बात की थी, मुझे लगा कि तुम एक बहुत ही तेज और समझदार आदमी हो, जिसे अपने आप पर भरोसा है, और जो मेरे सामने एक बहुत ही समझदारी की स्कीम लेकर आएगा। शक्ति आपकी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें दिलीप साहब ने काम किया जी। और अमिताभ बच्चन के साथ पहली फिल्म थी उनकी। बावजूद इन दो बड़े एक्टरों के एक साथ होने के, दिलीप साहब का रोल जो था बहुत बंधा हुआ रोल था, और उनकी बहुत अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। और मुझे उन्होंने ख़ुद कहा कि इस बात का श्रेय कुछ हद तक सलीम जावेद को जाता है, कि उनमें एक ये कॉन्फिडेंस था कि नहीं, आप ये सीन करेंगे और इस तरह से ही होना चाहिए। उसके बारे में कुछ कहेंगे? क्या होता है कि दिलीप साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, कि जब उस ज़माने में ये काफ़ी मशहूर था कि दिलीप साहब जो हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं, और राइटिंग डिपार्टमेंट में घुस जाते हैं, और राइटर को और डायरेक्टर को अलग बिठा देते हैं। तो ये बहुत
चल रहा था उस ज़माने में, और कुछ फिल्मों में ऐसे हो भी चुका था। तो ये फियर तो था, सबको था, ये तो रमेश सिप्पी को भी था, ये मुशीर रियाज को भी था, ये सलीम जावेद को भी था। तो दिलीप साहब इज़ अ वेरी सेंसिबल, इंटेलिजेंट, ए क्लेवर पर्सन, तो उनको लगा कि इनको भी ये फियर है। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, खुदा ने एज एन एक्टर इतनी इज्जत दी है कि राइटर बनने का कोई शौक़ नहीं है, मगर मजबूरी में कभी कभी कलम उठाना पड़ता है कि जब लोग अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करते। तो वी सेड दैट कि वी विल हम आपको ये मजबूरी में कलम उठाने की वो नहीं देंगे तकलीफ़। एंड व्हेन ही हर्ड द कंप्लीट स्क्रिप्ट, डिटेल में थी स्क्रिप्ट, हमारे पास कंप्लीट थी, तो सवाल इस बात का था कि ही हैड वेरी फ्यू सजेशंस इन इट, वेरी फ्यू, जिससे कि हियर एंड देयर वेदर यू कंसीड और यू रेजिस्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि बहुत ही कहीं कहीं, बट अदरवाइज़ ऐसा कुछ उसमें गुंजाइश थी नहीं कि उसमें कोई गुस्से आदमी या कोई उसमें, इसलिए कि इतनी कंप्लीट स्क्रिप्ट थी और कैरेक्टर जो था वो इतना अच्छा चिजल्ड आउट कैरेक्टर था। अब जी, मुझे याद है कि पहली बार हिंदुस्तान के स्क्रीन के ऊपर एक बाप ने बाप की तरीके, बहुत नेचुरल बाप था वो जो फिल्मी बाप नहीं था। हाँ। उसमें एक ईगो भी था, उसमें एक अफेक्शन भी थी, और बहुत कई उसके सीन बहुत खूबसूरत थे उसको समझाने के, अमिताभ बच्चन को खासकर। ये तो हर फिल्म वाले को ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे फिल्मों में जो एग्जैक्टली जो नहीं होता पर्सनल लाइफ में और ये जो दिखाया जाता है, ये क्यों। आई पर्सनली एंड आई फर्मली बिलीव दैट कमर्शियल सिनेमा कैन ऑल्सो बी सेंसिबल। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इसलिए कि जहां तुम रहते हो वो जगह मेरे घर से इतनी दूर है कि तुम्हारा वहां आना मुश्किल होता। वेलकम बैक टू मेकिंग ऑफ अ लेजेंड। सलीम साहब, ऐसी फिल्म जो कामयाब भी नहीं रही और आपको लगा कि राइटिंग के उसमें भी काफ़ी कमज़ोर है। मैं आपको एक फिल्म का एग्जांपल देता हूँ। आई वुड फील दैट दी फिल्म विच वी मेस्ड अप वाज ईमान धर्म, और उसमें एक कॉन्शियसनेस भी थी कि इससे बड़ी सक्सेसफुल फिल्म बनाएंगे जितनी बन चुकी है। एक और कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस आ गई थी कि समथिंग इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस, सम सेंसिबल बात, इंटेलिजेंट बात, कुछ फिलोसफिकल बात। वो वी आर डूइंग अ जॉब से हट गए थे कि वी आर डूइंग अ जॉब ऑफ मेकिंग कमर्शियल फिल्म्स एंड सेंसिबल फिल्म, कुछ हमें करना है कहीं ना कहीं। एक वो आ गया था। तो उस फिल्म को कोई 4 या 5 मरतबा मैंने देखा कि व्हाट वेंट रॉन्ग। मुझे समझ में आया कि ये गड़बड़ हो गई है। तो गड़बड़ क्या हो गई थी, गड़बड़ इतनी बड़ी हुई थी कि नॉर्मली ऐसा होता है ना कि मैंने मार्क्समैन मिसेस इट, ही मिसेस बाय इंचेस, ही डजंट मिस बाय माइल्स, बट वी हैड मिस बाय माइल्स। कि उस फिल्म का सब्जेक्ट जो था, उसका जो टॉपिक जो था, उसका जो प्लॉट जो था, वो ये था कि 2 झूठे हैं जो गीता और कुरान पे हाथ रख के कसमें खाती हैं, झूठ बोलते हैं, प्रोफेशनल लायर्स। एक आदमी है बड़ा वो है प्रिंसिपल्ड आदमी है, बड़ा आइडियलिस्ट है, वो कहता है कि कम से कम किताब के करीब तो हो, किताब पे रोज़ हाथ तो रखते हो, एक फिजिकल टच तो है किताब पे। ये किताबों में, मुक़द्दस किताबों में इतना पावर है कि तुम्हारा कैरेक्टर चेंज कर देगी। और इंटरवल पे वो दोनों गीता और कुरान पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि आज से भूखे मर जाएंगे मगर झूठ नहीं बोलेंगे। प्लॉट ख़त्म हो गया पिक्चर का। इट इज़ लाइक किलिंग गब्बर सिंह एट द इंटरवल पॉइंट। तो जो आपकी बेसिक प्रॉब्लम थी वही, बेसिक जो प्रॉब्लम थी उसको इंटरवल में सॉल्व कर दिया। तो वी रियलाइज्ड इट कि जो हमारा प्लॉट था वो तो हमने इंटरवल में ख़त्म कर दिया। जी, वी वुड हैव स्ट्रेच्ड इट टू द क्लाइमेक्स। आज तक जिन किताबों पर हाथ रखकर तुम झूठी कस्में खाते रहे, उन्हीं किताबों पर हाथ रखकर आज पूरे ईमान और श्रद्धा के साथ सच्ची कस्में खाओ। आपकी दोनों की जोड़ी टूटने के बाद जी आपने बहुत फिल्में नहीं लिखी, जी। उसका क्या वजह है? देखिए, मैं तो आपको ईमानदारी से एक बात बताता हूँ कि बहुत दिनों तक तो मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करता था, बट नाउ इट्स लॉन्ग गॉन। अब मुझे कोई ऐसा नहीं लगता नहीं है कि जब ये जोड़ी टूटी तो मैं तो लिखना ही नहीं चाहता था। वो जो एक एलिगेशंस और जो एक्यूजेशंस जो अब हम आपस में काम करते जानते थे मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है, मैं जानता था उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो अगर दोनों का कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो इतने दिन तक ये पार्टनरशिप 12 बरस तक चलती भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई किसी पे एहसान तो करता नहीं है। तो वी बोथ हैड आवर ओन कंट्रीब्यूशन टू ऑल दोज सब्जेक्ट्स। बट जब टूट गई तो पीपल वर लिटिल अनफेयर टू मी विदाउट नोइंग। और एलिगेशन था कि काम तो वो करते थे, मैं तो कुछ बिजनेस संभालता था, या मैं तो
ये करता था या वो करता था। अरे भाई, मैं आपसे एक ऑनेस्ट कन्फेशन कर रहा हूँ कि अब तो इतने साल, तकरीबन 18-19 साल हो गए, लेकिन अभी भी अक्सर ऐसा होता है कि मेरी ज़िंदगी में कभी कोई उलझन आती है या कोई फ़ैसले का वक्त आता है, या कभी चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, तो कभी कभी मैं देखता हूँ कि मेरे दिमाग में ख़्याल आता है कि अगर मैं सलीम साहब से इस वक्त पूछता कि क्या किया जाए तो वो क्या कहते। इसलिए कि मैं उनसे एक इम्प्रेशनबल एज में मिला, और एज अ राइटर या एज अ पर्सन मेरी ज़िंदगी पे उनका एक बहुत गहरा इम्प्रेशन था और है। नेचुरली एक उनकी एक हेरिडिटरी भी थी एक राइटर की, तो वो जो, जैसे मैंने अर्लियर अर्ज किया ना कि वो जो होता है ना कि जो ह्यूमिलिएशन और वो ताने, वो बड़े कभी कभी एनर्जी और फ्यूल बन जाते हैं अच्छे क्रिएटिव काम के। तो उसने मुझे आमादा किया कि मैं काम करूं दोबारा। आई हैव टू प्रूव दैट ऑन माई ओन आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दैट स्टैंडर्ड वर्क। तो नाम लिखी, मुझे नाम लिखने के बाद मुझे एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिला। आई प्रूव्ड अ पॉइंट टू माई सेल्फ एंड टू अदर्स। There was never a big deal made about it. I mean, we really don't care about it. We knew that my father was talented, and we knew that, and we were growing up at that time. And there came a time where he swung back and he started doing his good work again, which he was good at. So it really doesn't matter. I mean, सलीम साहब is one of the finest writers I have worked with. मेरी मुलाकात नाम फिल्म की शुरुआत में उनसे हुई, और अगर वो उस फिल्म में एज अ राइटर शामिल नहीं होते तो ना वो इतनी बड़ी हिट होती और ना मेरा ये रेपुटेशन एज अ बॉक्स ऑफिस डायरेक्टर बन पाता। क्योंकि जो डायमेंशन, मैंने इससे पहले सारांश अर्थ जैसी फिल्म बनाई थी जिसकी एक लिमिटेड अपील थी, मगर एक पॉपुलर ऑडियंस तक मुझे पहुंचाया सलीम साहब ने। बट आई वुड से मैन, इफ नाम इज नाम, इट इज बिकॉज ऑफ सलीम साहब। बस बेटे बस, बहुत हो गया। कब तक तू इसके गुनाहों पर इस तरह पर्दा ढांकता रहेगा कि ये निकम्मा हमेशा इसी तरह झूठ बोलेगा। सलीम साहब, आप खुद स्टार रहे हैं। हाउ डू यू फील बीइंग अ स्टार फादर नाउ? दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह बड़ी अच्छी हैं। व्हेन आई सी हिज सक्सेस नाउ, व्हेन आई सी हिम इम्प्रूविंग, आई फील वेरी वेरी हैप्पी। बट आई मस्ट टेल यू दैट अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि ये सारी प्रोग्रेस जो है, ये एक्टिंग की और ये सारी जो कमर्शियल प्रोग्रेस है, इसके साथ साथ उसकी एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग अगर ग्रोथ हो रही है या होगी तो आई बी वेरी हैप्पी, और आई फील वेरी हैप्पी ड्यूरिंग दैट। बट आई फील नाउ दैट कि कभी भी मुझसे कुछ ऐसी बात हो जाती है तो nobody has to tell me. I feel that I should not have done it, and similarly with my children, when something happens, so I feel very bad कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। I call him and like a man to man I talk to him, and I am giving them this thing, this importance of these things, that is very important to be a good human being, a wonderful human being। कि आपके मोहल्ले में, आपकी बिल्डिंग में, आपके शहर में, आपके मुल्क में, जहाँ जहाँ भी आपका नाम है, आप लोगों को आपके जेस्चर्स, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपकी ऑनेस्टी, आपकी सिंसियरिटी याद रहे। एंड दे आर इम्प्रूविंग। डोंट एक्सपेक्ट एनी radical change in a day or two, but they are improving, and that is giving me a lot of happiness and satisfaction that they are growing into good human beings. actually, he's not been a father, he's been a friend. He's amazing as a person. In fact, if you see that my family is a little complex family. I mean, we have, I have one father but two mothers. But saying that, I think we're the most happy family, and that gives him all the credit to it. And he's the one who's been the backbone and who has kept this intact. And he has to be an amazing person for this to happen. Success, being successful or not being successful is a different ball game altogether. But he puts in his best, and that's what something that we've learned from him. सलीम साहब, जब गुजरे हुए सालों पे आप निगाह डालते हैं, so do you feel yourself as a satisfied person, और आपको लगता है कि कुछ हसरत बाकी है अभी? No, when I look back, I feel that in fact nature has given me much more than I deserved and much more than I expected.
बिलीव मी, आई एम नॉट बीइंग मॉडेस्ट अबाउट इट, बट मैंने बीए किया था 3rd डिवीज़न में इंदौर से, और उसके बाद मैंने एमए ज्वाइन किया, एमए प्रीवियस। और अगर मुझे अपनी क्वालिफ़िकेशन पे अगर नौकरी मिलती तो, या करता मैं नौकरी, इसलिए कि शुरू में तो नौकरी करने का ही इरादा था। माय फादर वाज डीआईजी पुलिस इन इंदौर, आई वुड हैव गॉन इनटू आईएएस और आईएफएस और आईपीएस। तो क्या करता, एट बेस्ट आई वुड हैव बीन अ ओनर ऑफ अ फिएट कार और अ स्मॉल फ्लैट, और माय द होल लाइफ वुड हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू अ वेरी स्मॉल स्फीयर। खुदा ने इतना दिया, नाम भी दिया, आज आपने ये इज़्ज़त दी कि लेजेंड्स के अंदर मुझे इंक्लूड किया, तो ये तो मुझे बहुत ज़्यादा मिला है। एक्चुअली आई नेवर डिज़र्व्ड इट एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड इट। इसके पीछे थोड़ा सा स्ट्रगल भी है, मगर अब तो वो स्ट्रगल भी जो है वो भी इतना अच्छा लगता है कि अगर वो स्ट्रगल नहीं होता तो ऐसा लगता है कि कुछ जगह खाली सी होती, तो वो भी एक बहुत ही रोमांटिक हो गया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आई फील पर्सनली विथ लिटिल बिट ऑफ लाइक आई हैव सेड इट, के पर्सपेक्टिव चेंज होता है कि आई कुड हैव हैंडल्ड इट बेटर, I should have given another chance in life, or a same situation arise. Now definitely I'll be able to handle it better. और एक ये फीलिंग तो हो रही है, होती है कि life has given so much, God has given so much, how to repay back. जो हम डिज़र्व नहीं करते थे उससे थोड़ा एक्सेस में मिला है, तो how to repay back. अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि where I'll get that a source or channel to put it back. तो अपने ओन वे में, छोटे से वे में के अंदर, वो गांव में जहाँ मैं रहता हूँ, कुछ करता हूँ थोड़ा बहुत, मगर वो इट्स नॉट इनफ। आई शुड बी एबल टू डू समथिंग मोर। एट द मोमेंट आई डोंट नो वेयर टू डू इट। कुछ लोग जैसे कि चले जाते हैं सोशल वर्क के अंदर, कुछ लोग पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, कुछ लोग फिल्म बनाने लगते हैं, कुछ अपने अब मैं फिल्म भी अगर लिखूंगा तो कोई मेरी कोई कमर्शियल नीड नहीं होगी फिल्म के लिए। आई विल बी राइटिंग इट फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त हमें दिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात मशहूर राइटर सलीम खान से।